Hello students, welcome back to Lifelines Biology. In our previous video, we explored concept of habitat and niche. Today, we are diving into a new topic that is effect of competition, Gauss experiment and resource partitioning. फिर हम देखेंगे character displacement. ये तीनों topics are very important, तो आप ये video पूरा देखिएगा. Then हम इसमें देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को और बहुत सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से. तो इसमें क्या होता है, कभी भी दो स्पीशीज़ क्या करती हैं, कॉम्पीट करती हैं फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स, और वो लोग साथ में क्या करते हैं, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो लोग सेम रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं. तो उससे क्या होगा कि वन स्पीशीज़ विल आउट कम्पीट द अदर. ये बात हमको एक नॉर्मली एक छोटे से एग्जाम्पल से हम ये बात को समझ सकते हैं कि जैसे दो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए वन रैंक मतलब फर्स्ट रैंक को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं. लेकिन दोनों आपस में क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे. लेकिन कोई एक स्टूडेंट ही क्या करेगा, रैंक 1 को अचीव कर पाएगा, है ना. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सेम लिमिटिंग रिसोर्स को यूज़ करके उस रैंक को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या दोनों स्टूडेंट्स वो रैंक को सिक्योर कर सकते हैं? नहीं. कोई एक ही स्टूडेंट करेगा जो कि डोमिनेंट स्टूडेंट होगा. ये हम क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं. जो साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, G.F. गॉस, उन्होंने गॉस प्रिंसिपल को दिया था. इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था दैट इज़ पैरामीशियम. स्पीशीज़ उन्होंने जो पैरामीशियम की यूज़ करी थी दैट इज़ P. aurelia, P. caudatum एंड P. berseria. उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके की रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने इस स्पीशीज़ को क्या किया था, सेपरेटली ग्रो किया था. ऑल स्पीशीज़ शोड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. हमने क्या देखा कि अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे पीछे ग्राफ पे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, थ्योरेटिकली एक बार पढ़ लेते हैं. ऑल स्पीशीज़, जितनी भी स्पीशीज़ वहाँ पर थी ना, वो सेपरेटली क्या हुई, ग्रो हुई. तो उन्होंने क्या देखा कि सारी स्पीशीज़ जो है वो क्या कर रही हैं, अपनी कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर जा रही है, पहुँच जा रही है. कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी को वो अचीव कर ले रही है. और हर एक स्पीशीज़ अलोन क्या कर रही है, सर्वाइव कर पा रही है. तो इससे हमको क्या समझ आया कि इंडिविजुअल स्पीशीज़ जो है वो अलोन सर्वाइव कर सकती है. ये सिंपल, ये हमको समझ आया फर्स्ट उनके एक्सपेरिमेंट से. और उन्होंने कौन से टाइप का कर्व शो किया, कोई पूछेगा, तो दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व उन्होंने शो किया, जो कि एस शेप्ड कर्व होता है. उसके बाद सेकेंड देखेंगे, P. aurelia एंड P. caudatum को जब हम साथ में ग्रो करेंगे तो उससे क्या होगा, P. aurelia जो है वो तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो caudatum है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा, और वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को यहाँ पर शो करेगा. मतलब कि जो स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटर है वो क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा वीक स्पीशीज़ को. ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके रीजंस को जानते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ. तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि जो ऑरेलिया स्पीशीज़ है उसका जो ग्रोथ रेट है वो कैसा है, फास्टर ग्रोथ रेट हो सकता है. और उसकी जो रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है वो हो सकता है बेटर यूटिलाइजेशन हो. ओके, देन थर्ड एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, जो उन्होंने थर्ड पार्ट है, मतलब कि थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज़ P. berseria एंड P. caudatum. उन्होंने उसको साथ में ग्रो किया. इसमें ऑरेलिया नहीं है, उन्होंने बर्सीरिया के साथ किया. तो क्या देखा कि बोथ सर्वाइव्ड, मतलब कि रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से या फिर डिफरेंट रिसोर्स की वजह से वो क्या हो गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वाइव यहाँ पे कर लिया. इसका मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट कंपटीशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग जो है वो हो रही है. अब हम इसको ग्राफ से अच्छे से समझ सकते हैं. एंड मेक श्योर कि जब भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप डेफिनेटली ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. यू विल डेफिनेटली स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्ज़ाम इफ़ यू ड्रॉ ग्राफ इन इट. एंड इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ईच स्पीशीज़ ग्रो सेपरेटली.
हम अलग अलग स्पीशीज़ को क्या किए हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइन से शो किए हैं। जैसे पी ऑरेलिया ये ब्लैक थोड़ा बोल्ड है, एंड पी कॉर्डेटम जो है ये है, एंड देन पी बर्सेरिया जो है ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया गया। तो वो सब क्या हो गए, सर्वाइव कर गए। देन देखेंगे जब हमने 2 स्पीशीज़ को साथ में ग्रो किया तो पी कॉर्डेटम जो है वो एक्सटेंट हो गया और ऑरेलिया जो है वो सर्वाइव कर गया। अब हमने क्या किया, पी कॉर्डेटम एंड पी बर्सेरिया को साथ में जब हमने ग्रो किया तो हमने देखा कि दोनों जो है स्पीशीज़ वो क्या कर गए, सर्वाइव कर गए। तो ये फिगर क्या बता रहा है, ग्रोथ ऑफ 3 स्पीशीज़ ऑफ पैरामीशियम इन सेपरेट कल्चर्स एंड इन मिक्स कल्चर। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि व्हाई डिड सम स्पीशीज को एग्जिस्ट। हमको एक क्वेश्चन आएगा हमारे माइंड में, क्या आएगा कि कैसे कुछ स्पीशीज को एग्जिस्ट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो निश डिफरेंशिएशन को शो करते हैं। मतलब अगर उनका निश अलग रहेगा तो डेफिनेटली वो क्या कर पाएंगे, को एग्जिस्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे उनके जो डिफरेंट फीडिंग जोन्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनकी जो फूड हैबिट्स है, उनके जो फीडिंग जोन्स है वो क्या है, डिफरेंट है। लेस डायरेक्ट कंपटीशन, वो लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपटीशन को शो नहीं कर रहे हैं, जिसकी ये सब की वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रही है। अब हम थोड़ा सा को एग्जिस्टेंस को भी अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हमने को एग्जिस्टेंस वर्ड यहाँ पर देखा है तो हमको उसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पूछ सकता है, क्योंकि तो ये क्या बताता है कि कभी भी जो 2 स्पीशीज़ है, कंपीटिंग स्पीशीज़, याद रखिएगा कंपीटिंग स्पीशीज़ जो है वो सेम रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, मतलब सेम रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, कैन नॉट को एग्जिस्ट। मतलब कि ये क्या बता रहा है कि कभी भी 2 स्पीशीज़ जो सिमिलर रिसोर्स या सिमिलर फूड हैबिट, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, वो कैन नॉट को एग्जिस्ट, वो साथ में नहीं रह सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने रॉडेंट स्पीशीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है कि उन्होंने क्या किया, जो 2 रॉडेंट स्पीशीज़ थे उन्होंने डिफरेंट साइज ऑफ सीड्स को कंज्यूम किया, है ना। तो जो एक रॉडेंट था वो क्या किया, उन्होंने लार्जर साइज के सीड को कंज्यूम किया, और जो सेकेंड रॉडेंट था, अदर रॉडेंट थे मतलब, उन्होंने स्मॉलर सीड्स को क्या किया, कंज्यूम किया। तो उन्होंने डिफरेंट साइजेस की सीड्स को कंज्यूम किया, तो उनके बीच में क्या हुआ, निश डिफरेंशिएशन हुआ, जिसकी वजह से उनके बीच में कंपटीशन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, है ना। तो तभी वो लोग साथ में को एग्जिस्ट कर पाए रहे हैं, नहीं तो वो लोग को एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ये ओके, तो आई थिंक कि आपको ये को एग्जिस्टेंस जो है ये समझ आ गया होगा। नाउ हम देखेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है। रिसोर्स पार्टीशनिंग इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम देखेंगे द टर्म रिसोर्स पार्टीशनिंग डिस्क्राइब द निश डिफरेंशिएशन बोथ इन स्पेस एंड टाइम दैट इनेबल सिमिलर स्पीशीज टू को एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी। अगर हम देखेंगे कोई भी स्पीशीज़ है या कोई भी पॉपुलेशन है, उनके बीच के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, स्पेस या टाइम के रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या किया, अपना रिसोर्स जो है वो क्या किया, डिफरेंट कर लिया। वो जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी जो फीडिंग हैबिट्स है उसको उन्होंने क्या कर लिया, अगर चेंज कर लिया या डिफरेंट रख लिया दूसरी स्पीशीज से, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में रिसोर्स का पार्टीशन हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट मैकआर्थर ने क्या किया था, स्टडी किया था इन 1958। ओके, उन्होंने किस में फोकस किया था, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, वार्बलर्स जो थी उनको इन्होंने क्या किया था, फोकस किया था, जो कि ट्रीज में क्या रहते थे। वेयर स्पीशीज फेड एट डिफरेंट हाइट्स टू रिड्यूस ओवरलैप एंड कॉम्पिटिशन। वो वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्री के डिफरेंट हाइट में क्या करते थे, अलग अलग हाइट में फीड करते थे, जिसकी वजह से उनके बीच में ओवरलैपिंग या फिर कंपटीशन जो है वो रिड्यूस हो जाता था। उन्होंने ये देखा कि डेंड्रोइका नाम की जो जीनस थी बर्ड, वो क्या करती थी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री में रहती थी टू अवॉइड रिसोर्स कंपटीशन। उन्होंने रिसोर्स कंपटीशन को अवॉइड किया। उसके बाद हम देखेंगे
एग्जाम्पल जो हमने देखा उसको हम लिख सकते हैं कि वार्बलर्स प्रिफर डिफरेंट हाइट्स एंड पोर्शंस ऑफ ट्री फॉर फीडिंग। ये हमको समझ में आ गया। देन मैंने क्या बोला कि ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन करना इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन साइज और यहाँ पर क्या है सीड के साइज। ये है स्मॉल साइज सीड, देन मीडियम, देन लार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पीशीज़ 1 है जो कि स्ट्रॉन्ग है, सेकेंड स्पीशीज़ है वो क्या है वीक है। उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कंपटीशन हो रहा है, इन है ना कंपटीशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों स्पीशीज़ के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो एज अ रिजल्ट हम ये देख सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन विल फेवर दोज इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज़ 2 दैट डू नॉट कम्पीट फॉर मीडियम साइज सीड विथ स्पीशीज़ 1। अब हमने देखा कि विथ टाइम चीज़ें क्या हो गई, बदल गई, विथ टाइम चीज़ें चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पॉपुलेशन साइज है, यहाँ सिमिलरली सीड के साइज है। तो मीडियम साइज सीड को क्या किया स्पीशीज़ 2 ने अपने फीडिंग हैबिट से हटा दिया और स्पीशीज़ 1 ने उसको यहाँ पे कंज्यूम किया, और दोनों स्पीशीज़ के क्या हो गए फीडिंग हैबिट डिफरेंट हो गए। तो उनके बीच में जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो रहा था वो नहीं हो रहा, ओवरलैपिंग यहाँ रिड्यूस हो गई। एंड यहाँ पे रिसोर्स मतलब उनका रिसोर्स पार्टीशनिंग तो हम बोल ही सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपने अलग अलग साइज़ के जो सीड्स वो लोग खा रहे थे उसको उन्होंने डिफरेंट रखा। यहाँ पे वो लोग ओवरलैपिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। तो विद टाइम चीज़ें चेंज हो गई। नाउ हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में हम देखेंगे एक ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें कि टू सिमिलर स्पीशीज लिविंग इन सेम एरिया इवॉल्व डिफरेंट ट्रेट्स टू रिड्यूस कंपटीशन। वो लोग क्या करते हैं सेम एरिया में क्या करते हैं रहते हैं, लेकिन वो लोग अपने अंदर एक इवोल्यूशन ले आते हैं, अपने ट्रेट्स में क्या ले आते हैं एक प्रकार का इवोल्यूशन ले आते हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि को एग्जिस्टेंट कैसे हो सकता है, किसी ने पूछा, तो यू विल रिप्लाई कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज द आंसर, जिसकी वजह से वहाँ पे को एग्जिस्टेंस जो है वो हो सकता है। अब हम देखेंगे कि व्हेन स्पीशीज कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, फूड हो सकता है, स्पेस हो सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है, वो लोग कम्पीट कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फेवर करता है इंडिविजुअल को दैट यूज़ डिफरेंट रिसोर्स। वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो उसमें वो क्या करता है फेवर करता है ऐसे इंडिविजुअल को जो कि क्या कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ओवर टाइम स्पीशीज़ बिकम मोर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी। मतलब कि समय के साथ साथ क्या होता है भाई इवोल्यूशन होता है, उसकी वजह से उनके अंदर क्या आ जाता है, उनके मॉर्फोलॉजिकल यानी उनके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है, उनके बिहेवियर पैटर्न में डिफरेंस आ जाता है, उनकी फिजियोलॉजी में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। ये जो थ्योरी थी कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की, इसको फर्स्ट टाइम W.L. ब्राउन एंड E.O. विल्सन ने 1956 में क्या किया था, प्रपोज किया था, डेवलप किया था। अब हम बोलेंगे व्हाई इट हैपेंस। नाउ द अगेन द क्वेश्चन अराइज कि why it happens to avoid competitive exclusion and allow coexistence, कि भाई live and let live, है ना, कि भाई आप भी रहो और हमको भी अच्छे से रहने दो। तो ये वाला यहाँ पे क्या होता है फंडा अप्लाई होता है। इसको हम सिंपली एक फ्लो चार्ट से अगर समझे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें देखेंगे कि जब भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जब भी दो सिमिलर स्पीशीज़ जो है वो ओवरलैप करते हैं इन ट्रेड्स, वो उनके बीच में क्या होता है कंपटीशन होता है, वो लोग आपस में compete करते हैं। उसके बाद में वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन आता है और बोलता है कि मैं उसको ही फेवर करूँगा जिसके में क्या होगा डिफरेंसेस होगा, जो ट्रेड्स को क्या करेगा एडेप्ट करेगा, डाइवर्ज होगा, उसको मैं क्या करूँगा सिलेक्ट करूँगा, और वहाँ पे वो लोग एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, मतलब वो लोग सिलेक्ट भी कर लेते हैं और फिर उनके बीच में को एग्जिस्टेंस भी हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है लेस कंपटीशन होता है। ओके, नाउ बिफोर सिलेक्शन एंड आफ्टर सिलेक्शन का ग्राफ देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and whenever you draw graph in your exam, do mention trait values, frequency in population,
आई मीन टू से कि भाई जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है वो आपको मेंशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो मेंशन फिगर, दैट मीन्स आप जो ग्राफ बना रहे हैं इट्स अबाउट व्हाट, आपको वो मेंशन करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन हम देखने जा रहे हैं कि बिफोर सिलेक्शन जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे ओवरलैपिंग बेल शेप्ड कर्व हमको देखने को मिलेगा। कोई भी बोले कि कौन सा शेप का कर्व है तो आप उसको क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग बेल शेप्ड कर्व है। तो इसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि बिफोर सिलेक्शन वो लोग क्या कर रहे थे, एक ही रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन आफ्टर सिलेक्शन क्या है, वो लोगों के बीच में उनका ट्रेड जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ट्रेड डाइवर्ज हो जाएगा। उसकी वजह से वो लोग क्या करेंगे, ओवरलैपिंग को शो नहीं करेंगे और अलग अलग अपना रहेंगे अच्छे से। एंड द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज़ जो था ये प्रोसेस था, आपको समझ आ गया होगा। मैंने फ्लो चार्ट से भी आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है। देन हम उसके छोटे से 2 टाइप्स देखेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। नाम से भी आप इसके डेफिनेशन को और थोड़ा बहुत दिमाग लगा के एग्जाम्पल अगर आपको कोई पूछ दे तो आप उसको डेफिनेटली लिख सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट, इकोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंसेस इन रिसोर्स यूज, दैट मीन्स डिफरेंट बीक साइज एंड जो जॉ साइज होता है वो उनका क्या हो जाता है, अगर डिफरेंट हो गया तो वो लोग डिफरेंट फूड को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, डिफरेंट फूड को वो लोग खाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में इकोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा। देन हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही क्लियर है कि डिफरेंसेस इन मेटिंग ट्रेट्स, दैट मीन्स सेक्शुअल सिग्नल्स और फीमेल मेट प्रेफरेंसेस जो वो सिलेक्ट करती हैं वो उसमें क्या करेंगी, वो डिफरेंस जो है वो क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यू कैन ऑल्सो आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट एंड ऑल्सो सजेस्ट मी कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक में वीडियोज़ चाहिए। ओके, थैंक यू।